एक अदद एफआईआर करने के लिए किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो 5,000 रुपए का घूस देना होता है, या कई दफा उससे ज्यादा मिनिमम। देना होता है। जी जी। बहुत बड़ी बात है ना। आप दाखिल खारिज कराने चले जाइए, गरीब आदमी है, किसी ने बहुत मेहनत मुश्किल के से जमीन खरीदा, अगर वह दाखिल खारिज का आवेदन देगा बिना घूस लिए, किसी एक व्यक्ति का काम नहीं होता है। यहाँ तक कि मैं हाल फिलहाल में एसडीओ से मुलाकात कर रहा था तो मैंने उनको कहा कि उनके कार्यालय के अंदर एसडीओ ऑफिस जो पकड़ी दयाल अनुमंडल का है, उस कार्यालय के अंदर जितने लोग हैं, मैं जानता हूं उस पूरे अनुमंडल के जितने लोग आते हैं, एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि एसडीओ कार्यालय से ऑफिस उनके कार्यालय के कर्मियों को बिना घूस दिए जो है उनको कागजात मिलता हो। एक भी पूरे अनुमंडल में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं होगा जिसका बिना घूस दिए काम होता होगा। हर एक योजना जो सरकार की है, उस हर एक योजना के अंदर बड़े पैमाने का घोटाला है, बड़े पैमाने का, छोटे मोटे की मैं बात नहीं कर रहा हूं। आप जन वितरण की बात ले लीजिए, मैं बहुत बड़े पैमाने पर मैंने डीलरों से बात की है, सभी का कहना है कि 40 रुपए क्विंटल के हिसाब से आज के समय में उनसे घूस लिया जा रहा है, और उस घूस का वितरण सभी अधिकारियों को, ऊपर के लेवल से लेकर के नीचे लेवल तक सभी अधिकारियों को पहुंचाया जाता है, जिसके बाद जो है आवंटन दी जाती है। नमस्कार बंधु, आप देख रहे हैं जेबीएस पब्लिक वॉइस। मैं हूं आपके साथ सुमन कुमार। अभी हमारे बगल में जो शख्स देख रहे हैं, ये शाश्वत गौतम है, जो कि राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव हैं, और ये पूर्व में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सलाहकार भी रह चुके हैं। और इनका जो है पूर्व में भी इनके जो पूर्वज रहे हैं, कहीं ना कहीं यहाँ राजनीति के बहुत बड़े नेता ग्रुप में जाने गए हैं, और इनका भी बड़ा एक यहाँ नाम, अपना पहचान है। तो आइए हम इनसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि लगातार इनका जो अमेरिका में पढ़ाई लिखाई हुई और भारत आने के बाद इनका राजनीति में अचानक एंट्री हुई। तो आइए हम इसी बिंदु पर हम इनसे बात करना चाहेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपको। शुक्रिया। सर, लगातार जो है आपकी अभी दौरा लगातार क्षेत्र में हो रही है, कई वीडियो मैंने आपका सोशल मीडिया से मैंने देखा। सर, जानना चाहेंगे कि आपका रहना सहना खाना हर चीज जो है, पढ़ाई लिखाई आपकी अमेरिका में हुई, हाँ। लेकिन अचानक अमेरिका से जब भारत लौटे तो क्योंकि आपका जो वहाँ का जो आपका बैकग्राउंड मैंने जब पढ़ा, तो वहाँ जो है आपने छात्र संघ का जॉर्ज वाशिंगटन जो यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी के टॉप छात्रों में आपका नाम रहा है। हाँ। और आप छात्र संघ का चुनाव भी लड़े और जीते भी। उसके बाद जल आपूर्ति आयोग में भी आपने जो है निर्देशक के पद पर काम किया आपने, और लगातार आपका नाम जो है पूरे देश में रहा। तो लगातार आप जब भारत जब लौटे तो आप आते ही माननीय मुख्यमंत्री जी का सलाहकार बने और राजनीति में एंट्री किए, क्योंकि आप एक इंटरनेशनल लेवल के पर्सन बन चुके हैं। तो फिर एक बिहार में आने के बाद, और उसके बाद फिर अभी आप विधायक की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर इतनी जो है नजदीकी में आने का क्या उद्देश्य आपका रहा? देखिए, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, वो अधिकांश लोग हैं, ये जानते होंगे कि हमारे परिवार का एक लंबा राजनीतिक इतिहास रहा है। जी जी। और हमारे हमारे परिवार के लोगों ने राजनीति को सेवा धर्म के भावना से किया है। जैसे कि आज़ादी की जब लड़ाई हुई अंग्रेज़ों की हुकूमत के खिलाफ, तो उस लड़ाई में मेरे जो बाबा थे, स्वर्गीय गजाधर सिंह जी, उनकी अग्रणी भूमिका रही चंपारण सत्याग्रह से लेकर के यहाँ के अंग्रेज़ों में के खिलाफ गांधी जी के आंदोलन के में। और उसके बाद से वो यहाँ के पहले विधायक बने, इस विधानसभा क्षेत्र के पहले विधायक मेरे बाबा थे। और उन्होंने एक बड़े पैमाने का व्यापक काम किया, और हमारे परिवार के लोगों का एक लंबा सामाजिक इतिहास रहा है इस इलाके, इस क्षेत्र को लेकर के। और मान के चलिए कि उत्तरी बिहार को लेकर के, जैसे कि इस इलाके में पहले बाढ़ की बहुत बड़ी समस्या थी। तो जितने बांध आप देख रहे हैं आज के डेट में बूढ़ी गंडक नदी के किनारे, वो सारे के सारे बांध, चाहे मधुबनी घाट का पुल हो चाहे अन्य जगहों पर, वो सारा जो है बनाया हुआ मेरे बाबा का है। या आप पकड़ी दयाल प्रखंड की जो जगह की बात कर रहे हैं, पकड़ी दयाल प्रखंड जो है उस पूरे जगह को हमारे परिवार के द्वारा डोनेट किया गया, फिर उसको जो है निर्माण करवाया गया। मोतिहारी में एसएमएस कॉलेज का निर्माण हो, शेखपुरवा बाजार है, एक बहुत बड़ा मंडी है किसानों के लिए, जिसमें 1000, 2000, 3000 लोगों का जीवन यापन चलता है। उसको जो है विकसित किया गया 30-35 एकड़ में, ताकि आम लोग जो है अपने जीवन यापन के लिए खेती किसानी करने वाले लोगों का जो है सहयोग मदद हो सके। तो फिर उसके बाद से मेरे बाबा के बाद मेरे जो बाबा के भाई थे बृजकिशोर बापू,
उन्होंने राजनीति में यहाँ फिर चुनाव लड़े, जीते, वो स्वास्थ्य मंत्री थे, तो उन्होंने स्वास्थ्य उपकेंद्र की स्थापना कराई पूरे जिले में, इस इलाके में, जो उस समय स्वास्थ्य की जो मूलभूत ढांचा नहीं था, तब की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ की बिजली सड़क परियोजनाएं कहीं ना कहीं मेरे परिवार के प्रयासों की वजह से बहुत पहले आ गई थी, जब देश और बाकी राज्य के अलग अलग जगहों में इस तरह का विकास नहीं हुआ था। इस इलाके का विकास उस तरीके से करवाया गया था। और जो हमारे बाबा परबाबा थे, श्री बाबू श्री नारायण सिंह जी, वह भूमि विकास बैंक में थे, उसके चेयरमैन रहे, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन रहे। तो उन्होंने भी बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार के अवसर दिए, नौकरियों में सहयोग करवाया, नौकरी लगवाने में सहयोग कराया। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जो मोतिहारी का था, उसकी एक बड़ी भूमिका रही इस इलाके में। तो आधारभूत संरचनाओं के निर्माण को लेकर के तो एक बड़ा इतिहास रहा है हमारे परिवार का। और जो आज के समय में जो राजनीति को लोग धनोपार्जन के लिए एक जरिया बना लेते हैं, हमारे परिवार का वो इतिहास नहीं रहा है। मेरे पिताजी भी चुनाव लड़े हैं इस विधानसभा क्षेत्र से। तो मेरा अपना मानना रहा है कि जो जब मैं विदेश में पढ़ाई लिखाई कर रहा था, या मैं विदेश में जब काम कर रहा था, और उससे पहले भी, विदेश जाने के पहले भी, मैंने ये महसूस किया कि जो एक एक स्वर्णिम इतिहास रहा था इस क्षेत्र का, वो कहीं ना कहीं धूमिल हो गया। और जिस तरह की विकास की रफ्तार चाहिए थी, जिस तरह का विकास होना चाहिए था, जिस एरिया के अंदर जिस तरह के व्यापक बदलाव की अनुमान किया जाता है, अपेक्षा की जाती है, वैसा कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिला। और जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ, तो चूँकि मैं इकलौता हूँ परिवार में, मेरी एक बहन है और इकलौता भाई हूँ, और यहाँ पर देखने संभालने वाला कोई नहीं था, तो मुझे आना पड़ा वापस। तो उस समय और जानने सीखने को मिला यहाँ के लोगों से मिलने जुलने के बाद, कि कितनी बड़ी समस्या है, किस किस स्तर की परेशानियां हैं आम लोगों पे। और मुझे लगा कि सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर एक बड़े पहल की आवश्यकता है, और कहीं ना कहीं उन्हीं प्रयासों का नतीजा है, उसी उसी दृष्टिकोण का नतीजा है कि आज मैं राजनीतिक रूप से सक्रिय हूँ। और मेरी कोशिश है कि मैं इस इलाके में अगर मौका मिला तो प्रतिनिधित्व करूं, और थोड़ा एक अलग तरह की राजनीति करने का क्या क्या प्रयास करूं। आपके पिताजी या आपके दादाजी राजनीति किए, इसलिए आप भी राजनीति करना चाहते हैं? नहीं, मैं इसलिए करना चाहता हूं कि यहाँ के लोगों के जीवन में सही में कुछ सही मायने में बदलाव हो सके। यहाँ की जो आधारभूत संरचना है, आप चले जाइए पकड़ी दयाल के अंदर, यहाँ एक बड़ा अस्पताल है, जो कागजी तौर पर उस अस्पताल की संरचना है, क्या वास्तविकता में वैसा है? क्या कोई डॉक्टर बैठता है? क्या कोई महिला डॉक्टर वहाँ बैठती है? जबकि कागज पर उसकी स्वीकृति है। जितने स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं, किसी उपकेंद्र के अंदर कोई डॉक्टर कभी भी नहीं रहता है, कोई स्वास्थ्य कर्मी नहीं रहता है। आज के डेट में जन वितरण की आप बात करें, मैं ये बात उदाहरण दे के कह रहा हूँ, जन वितरण की बात करें तो सरकारी अधिकारी और कर्मचारी हैं, जन वितरण में अपना जो है उगाही कर रहे हैं, 40 रुपए क्विंटल। लोगों को जो है राशन कम मिल रहा है। मैं ये उदाहरण दे रहा हूँ कि मेरे राजनीति करने का एकमात्र लक्ष्य ये है कि यहाँ के लोगों के जीवन में कुछ बुनियादी बदलाव आ सके, और जिसके लिए मेरा एक राजनीतिक परिवार, मेरा एक जाना जाता रहा है। मेरे राजनीति में आने का सिर्फ और सिर्फ यही कारण है कि यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं, राजनेता हैं, वो कहीं ना कहीं विफल हुए हैं, और उनकी जो प्राथमिकताएं हैं आम समाज के लोगों के बदले खुद के ऊपर हो गई हैं। खुद के लिए जीवन में बेहतर करना, धनोपार्जन करना, पैसा कमाना, सिर्फ इस पे ध्यान केंद्रित हो गया। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि अगर इस तरह की स्थिति रहेगी तो लोगों का राजनीतिक विश्वास उठ जाएगा, और हमारे जैसे लोग जो है राजनीति में आ करके एक राजनीतिक बदलाव, एक सामाजिक बदलाव के प्रयास करना चाहते हैं। इसलिए से हम लोग चाहते हैं कि इस राजनीति आप में काम। अमेरिका में रह करके पढ़ाई लिखाई की, ये सब चीज हुआ, जब भारत लौटे यहाँ तो वहाँ की जो व्यवस्था में और यहाँ की व्यवस्था में क्या कुछ आपको बदलाव नजर आया? देखिए, एक बात तो बुनियादी हमें समझना चाहिए कि अमेरिका में एक चीज़ मुझे ज़रूर महसूस हुआ कि वहाँ के लोगों के अंदर बुनियादी स्तर पर बहुत ज़्यादा ईमानदारी है। जी। अभूतपूर्व स्तर की आम लोगों में ईमानदारी है वहाँ की चीज़ों को लेकर के। और ये मैं सिर्फ अमेरिका की बात नहीं करूँगा, मैं दुनिया भर के 30-40 देशों में गया हूँ। मैं यूरोप के कई देशों में गया हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया गया हूँ, मैं दक्षिणी अमेरिका के कितने देशों में गया हूँ, मैं क्यूबा गया हूँ, मेक्सिको गया हूँ,
बोलिविया गया हूँ, पेरू गया हूँ, ऐसे तमाम देशों में मैं गया हूँ। और मैंने ये देखा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारे जो कई ऐसे समानांतर मुल्क हैं या हमसे भी बेहतर जो देश हैं, विकसित देश हैं, वहाँ के आम लोगों में बहुत ज़्यादा सजगता है और बहुत ज़्यादा सामाजिक सरोकार की भावना है। इसलिए बुनियादी स्तर पर बेहतर ईमानदारी है। जिस स्तर का, मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जिस स्तर का भ्रष्टाचार मुझे यहाँ बिहार में देखने को मिलता है अधिकारियों के द्वारा, वैसा तुलनात्मक रूप से भ्रष्टाचार शायद ही राज्य देश में किसी और राज्य में हो। और ये सभी लोग जो हैं, ये सारे अधिकारी जो हैं, ये सारे कर्मी जो हैं, हमारे आपके समाज से ही आते हैं। कोई वो कर्नाटक और गोवा और बंगाल से आकर के यहाँ नौकरी करने वाले लोग नहीं हैं। अधिकांशतः 90-95% लोग तो यही हैं। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि इस पे हमको विमर्श करना चाहिए कि मूल स्तर पर हमको सामाजिक चेतना की जरूरत है और कहीं ना कहीं एक बदलाव की बात सोचनी चाहिए कि जो विधि व्यवस्था वर्तमान में चल रही है और पिछले 20 साल के शासन में, नीतीश कुमार के शासन में एक बहुत बड़ा समस्या आया है, वो भ्रष्टाचार का। संजीदगी की कमी हो गई है सरकारी अधिकारी में। पेशेंट मर रहा होता है और डॉक्टर को कोई चिंता नहीं है। सीओ के यहाँ एक गरीब आदमी दौड़ रहा है, सीओ को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के सलाहकार रहे हैं, तो क्या आपकी सलाह को उन्होंने इग्नोर किया? देखिए, सलाह को इग्नोर करने की बात नहीं है। मेरा मेरा जो मेरा अकादमिक जो बैकग्राउंड रहा है, वह इकोनॉमिक्स का रहा है, पब्लिक फाइनेंस का रहा है। ठीक है, लोकहित का, लोक वित्त का जो पब्लिक फाइनेंस होता है। और मेरा काम ज्यादातर इसके ऊपर था कि बिहार में नीतिगत पहलुओं पर किस तरीके का पहल किया जाए। और ये जो आप बात कर रहे हैं, ये ज्यादातर एडमिनिस्ट्रेटिव समस्या है। ये दोनों में फर्क है। मैं मूलतः नीतिगत स्तर पर चीजों को क्रियान्वित करने का प्रयास कर रहा था। उसमें जो है 15वां जब वित्त आयोग बना था, तो एक सर्वदलीय समिति बनी थी, उसमें मैं सह संयोजक था। तो बिहार के राज्य की तरफ से क्या मांग पत्र जाएगा केंद्र को, और क्यों बिहार को जो है विशेष पैकेज या विशेष सहायता मिलनी चाहिए, इसकी रूपरेखा बननी क्या, कैसी बनेगी, इसके ऊपर मैं उस समय काम कर रहा था। उस समय बिहार सरकार जापान सरकार के साथ जो है विमर्श कर रही थी। बुद्धा सर्किट जो है नालंदा से लेकर के बाकी जगहों पर, उनमें विकास को लेकर के किस तरीके का प्रपोजल जाएगा। तो मैं जो है वित्तीय मामलों को लेकर के ज़्यादा मेरा ध्यान केंद्रित था बनिस्पत जो है एडमिनिस्ट्रेटिव मामलों को लेकर के। और आज की जो समस्या है, जो हम और आप बात कर रहे हैं, वो ज़्यादातर जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है सरकार का। क्योंकि ये कहीं ना कहीं राजनीतिक लोगों के अंदर, जो सत्ता पक्ष है उसके अंदर, वो सामाजिक चेतना खत्म हो चुकी है। वो कहीं कहीं है ही बची ही नहीं रह गई है। आपके किन किन नीतियों को जो आप सलाह दिए माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिसको बिहार लेवल पर उसको जो है कहीं ना कहीं परोसा गया पब्लिक के बीच में? देखिए, 2-3 चीज़ हैं। जैसे सबसे पहला तो ये था कि जिसके ऊपर हमने व्यापक काम किया कि जमीन अधिग्रहण के पहले, उस समय वैसे केंद्रीय योजना भी है, मगर राज्य सरकारें उस समय जो है सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं करती थी। तो एक सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट करने का एक चलन शुरू हुआ आज से 7-8-9 साल पहले, व्यापक पैर पर। उससे पहले नहीं होता था। और पब्लिक फाइनेंस के अंदर भी जो है विशेष पैकेज को लेकर के जो है मांग पत्र वित्त आयोग को देने का एक प्रचलन शुरू हुआ, जिसकी वजह से बिहार को ज़्यादा आर्थिक सहायता मिलनी शुरू हुई। वह अलग बात है कि आज के समय में जो जनसंख्या के अनुपात में जितनी राशि मिलनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं बिहार सरकार के द्वारा इस पर उस तरीके से दबाव केंद्र पर नहीं डाला गया, जिसकी वजह से अब बिहार को राशि कम मिलनी शुरू हो गई है 16वें वित्त आयोग में। उसके अलावा नीतिगत स्तर पर कृषि का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र हो, इस पे शिक्षा के क्षेत्र हो, हम लोगों का प्रयास था कि थोड़ा सा बुनियादी बदलाव आए। और उस समय जो है 7 निश्चय के तहत भी कुछ योजनाएं जो है क्रियान्वित की गई रही थी। तो उसमें मेरे अपने कुछ बिंदुओं पर सुझाव थे, वो उनके ऊपर जो है राज्य सरकार ने क्रियान्वित किया था। आप लगातार विधानसभा में दौरा कर रहे हैं, आपको किन किन मुद्दा को सबसे अहम मुद्दा आपको दिखाई दे रहा है, और आपको पब्लिक सबसे ज्यादा जूझ रही है किस मुद्दा से? देखिए, ये हम लोग सब लोग को समझना चाहिए कि, और मैं जितने भी राजनीतिक लोग हैं और वर्तमान में जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, उनसे भी कहना चाहूँगा कि थोड़ा मूल्यांकन करें कि जो सरकारी विधि व्यवस्था है
और प्रशासनिक स्तर के जितने अधिकारी हैं, अभूतपूर्व है इस इलाके में जिस तरह का लूट है। हर एक योजना जो सरकार की है, उस हर एक योजना के अंदर बड़े पैमाने का घोटाला है, बड़े पैमाने का, छोटे मोटे की मैं बात नहीं कर रहा हूं। आप जन वितरण की बात ले लीजिए, मैं बहुत बड़े पैमाने पे मैंने डीलरों से बात की है, सभी का कहना है कि 40 रुपए क्विंटल के हिसाब से आज के समय में उनसे घूस लिया जा रहा है, और उस घूस का वितरण सभी अधिकारियों को, ऊपर के लेवल से लेकर के नीचे लेवल तक सभी अधिकारियों को पहुंचाया जाता है, जिसके बाद जो है आवंटन दी जाती है। और ये सारे डीलर जो है मजबूरी वश कुछ नहीं कहते हैं, क्योंकि उनको डर लगता है कि अगर इसके ऊपर आवाज उठाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाएगी। सभी का जिम्मेवार किसको ठहराते हैं? कहीं ना कहीं प्रशासनिक जो अधिकारी हैं और जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको तो इसका लाभ मिल रहा है, तभी तो इसके वो मूक दर्शक बने हुए हैं। एक बात, आप स्वास्थ्य केंद्रों की बात कर लीजिए, इस पूरे विधानसभा के अंदर सभी प्रखंडों के अंदर जितने भी स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं और केंद्र हैं, और पकड़ी दयाल का अस्पताल है, उसकी आधारभूत संरचना जा करके देख लीजिए, उसके स्वास्थ्य कर्मियों की मौजूदगी देख लीजिए। प्रशासनिक स्तर पर अगर आप जाएंगे थाना के अंदर, अमूमन मेरी जानकारी है कि अधिकांश जगहों पर एक अदद एफआईआर करने के लिए किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो 5,000 रुपए का घूस देना होता है, या कई दफा उससे ज्यादा देना होता है। जी जी। बहुत बड़ी बात है ना। आप दाखिल खारिज कराने चले जाइए, गरीब आदमी है, किसी ने बहुत मेहनत मुश्किल के से जमीन खरीदा, अगर वह दाखिल खारिज का आवेदन देगा बिना घूस लिए, किसी एक व्यक्ति का काम नहीं होता है। यहाँ तक कि मैं हाल फिलहाल में एसडीओ से मुलाकात कर रहा था, तो मैंने उनको कहा कि उनके कार्यालय के अंदर, एसडीओ ऑफिस जो पकड़ी दयाल मंडल का है, उस कार्यालय के अंदर जितने लोग हैं, मैं जानता हूँ उस पूरे अनुमंडल के जितने लोग आते हैं, एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि एसडीओ कार्यालय से ऑफिस उनके कार्यालय के कर्मियों को बिना घूस दिए जो है उनको कागजात मिलता है। एक भी पूरे अनुमंडल में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं होगा जिसका बिना घूस दिए काम होता होगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि एक व्यापकता है ना। मैं ये कह रहा हूं कि मूल्यांकन जाके कर लीजिए कि स्कूलों के अंदर मिड डे मील का जो प्रावधान किया गया है और अभी बच्चों को क्या खाना परोसा जा रहा है। जो स्कूल के अंदर जो है, जो टीचरों की जितनी मौजूदगी होनी चाहिए, क्या उतनी हो रही है? क्या शिक्षक जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं, उनको जिस तरह से उनको पढ़ाना चाहिए, क्या उस तरीके से पढ़ा रहे हैं? किसानों की अगर बात करें तो अधिकांश किसानों को जो है बीज नहीं मिल रहा है। उनका जो अधिक प्राप्ति होनी चाहिए धान की, अधिप्राप्ति जो है पैक्स के जरिए कहीं पर भी नहीं हो रही है। बिचौलिए के द्वारा जो है धान जो है पैक्स के अंदर बेचा जा रहा है, और डायरेक्टली पैक्स के कोई भी जो है, बहुत रेयर होगा, एक दो पैक्स अध्यक्ष होंगे या कुछ गिने चुने ही होंगे कि जो सीधे तौर पर किसानों से जो है पैक्स के जरिए जो है धान की अधिप्राप्ति कर रहे होंगे। तो किसानों का बीज वितरण नहीं है, खाद जो है पूरी तरह से ब्लैक पर मिल रहा है, जो सरकार के निर्धारित मूल्य हैं उस पर नहीं है। और इस इलाके के साथ तो एक बड़ा समस्या यह है, क्योंकि नेपाल का बॉर्डर है, तो यहाँ यूरिया आता है तो सारा का सारा स्मगलिंग होकर चला जाता है। यहाँ पर शराब की बिक्री धड़ल्ले से है, तो भ्रष्टाचार का तो कोई पैमाना ही नहीं रह गया है। तो ये जो है, ये बहुत बड़ा समस्या है, और इसको जो है हम लोगों को समझने की जरूरत है। और इसके ऊपर जब तक एक बड़ी पहल नहीं की जाएगी राजनीतिक स्तर पर, इसमें बदलाव नहीं हो सकता है। और कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि निजी तौर पर मैं उस बदलाव का प्रतीक हूं, क्योंकि एक व्यापक विमर्श में स्थापित करने की कोशिश कर रहा हूं इस पूरे इलाके में इन मुद्दों को लेकर के। आप चंपारण के ऐतिहासिक भूमि चैता चोरमा के निवासी आप हैं, और ये विधानसभा मधुबन 18 पड़ता है। इस विधानसभा में आपकी पारिवारिक जो उपलब्धि होनी चाहिए, क्या अभी तक की आपकी उपलब्धि है इस विधानसभा क्षेत्रों में? ये तो हम सभी लोग जान रहे हैं। तो मैंने पहले भी बताया कि इस इलाके के अंदर जो व्यापक आधारभूत संरचनाएं देख रहे हैं, पकड़ी दयाल का जो ये अनुमंडल है, जो है यहाँ पर जयमंगल सिंह हाई स्कूल है, जयमंगल हाई स्कूल, यहाँ की जो सड़कें हैं, यहाँ की जो उपस्वास्थ्य उपकेंद्र हैं, यहाँ से एक बड़ा सतपुरवा बाजार है। अभी हाल फिलहाल में मैंने 1 लाख के स्क्वायर फुट में जो है अपने निजी राशि से एक बहुत बड़ा जो है आम किसानों के लिए एक मंडी का कोठी बाजार का हुआ है, कि जहाँ पर वो प्रतिदिन जो है छोटे किसान आकर के अपने सब्जी, फल और बाकी अन्य पदार्थों को जो है बेचते हैं। तो आप मान करके चलिए कि एक बड़ा पहल है, उसके लिए मैंने निजी तौर पर जो है ये करके इसको स्थापित किया है। उसके अलावा यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए, इस जिले के लिए
जो है किया गया है। उसके बाद जब मेरे परिवार के लोग जो जब यहाँ पे विधायक थे, बड़े पैमाने पर बांध बनवाया गया, सिंचाई की व्यवस्था को बेहतर की गई, वो कहीं ना कहीं आज जो है वो उस तरह से विकास नहीं हो पाया जिस तरह से होना चाहिए, क्योंकि प्रतिनिधित्व करने वालों के अंदर वह संजीदगी नहीं रही और उन लोगों ने अपना धनोपार्जन के ऊपर ज्यादा ध्यान किया, सामाजिक चेतना की कमी रही। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो एक इतिहास बेहतर रहा है, स्वर्णिम इतिहास रहा है इस इलाके का, इस क्षेत्र का, मैं मानता हूं कि आने वाले समय में वह इतिहास दोबारा आएगा और एक हम बेहतर विकल्प जो है स्थापित करेंगे। और दूसरी बात ये भी समझना है कि इस विकास का मतलब ये नहीं होता है कि सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन कर देना। क्या नई चीजों को आपके पास ये विजन होना चाहिए, क्यों नहीं स्पेशल इकोनॉमी जोन बनना चाहिए। आपका इतना बड़ा भारतमाला का इतना बेहतरीन हाईवे बना है, आप अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से जुड़ गए हैं, क्यों नहीं आपके इलाके में स्पेशल इकोनॉमी जोन होना चाहिए। व्यवहार न्यायालय की स्वीकृति हो गई, आज तक क्यों व्यवहार न्यायालय नहीं मिला? इसलिए नहीं मिला क्योंकि लोग सोचते हैं कि इस जमीन के अधिग्रहण में कहीं ना कहीं जो है हम वसूली कर सके। जो भी स्थानीय नेता हैं और पदाधिकारी हैं उनको जो है कमीशन चाहिए, इसलिए जो जमीन का बंदरबाट करना चाह रहे हैं और उसमें पैसा कमाना चाहते हैं, इसलिए आज तक जो है व्यवहार न्यायालय का निर्माण नहीं हो सका। अभी सरकार की जो है अनुशंसा हुई कि डिग्री कॉलेज के अनुमंडल स्तर पर स्थापना हो, पकड़ी दयाल का डिग्री कॉलेज मधुबन में हो गया, तो यहाँ एक पकड़ी दयाल में स्थापना होनी चाहिए थे। आज तक जो है यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं बन सका। क्यों नहीं यहाँ पे आईटीआई बनना चाहिए? क्यों नहीं जो है यहाँ पर एक इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना होनी चाहिए? तो बदलाव की और विकास की कोई सीमा तो होती नहीं है। चूंकि स्थानीय जो लोग रहे प्रतिनिधित्व करने वाले, उनके पास कोई सामाजिक विजन नहीं था, उनके पास कोई विकास का विजन नहीं था, जिसकी वजह से यह इलाका जो है काफी पिछड़ गया। आप किसी को बुला करके लेके आइए इस पूरे बिहार में, बाकी के अनुमंडलों की तुलना में क्या पकड़ी दयाल अनुमंडल के तौर पर नजर आता है? क्या यहाँ की जो विधि व्यवस्था, आप बगल में चले जाइए, पकड़ी दयाल एक बड़ा केंद्र है, व्यवसायिक केंद्र है, उस व्यवसायिक केंद्र की जो आधारभूत संरचना है इतनी खराब है, न ढंग का रोड है, न पार्किंग की व्यवस्था है, आए दिन जाम लगा रहता है। यहाँ के जो भी स्थानीय प्रतिनिधि हैं, यहाँ के विधायक हैं, उनको इस चीज की समझ भी नहीं है। मुझे लगता है कि उनके अंदर ये समझ भी नहीं है, संजीदगी भी नहीं है, उनको एहसास भी नहीं होता होगा कि कितना हमारा इलाका पिछड़ गया है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक बड़े बदलाव की आवश्यकता है, एक बड़े विजन की जरूरत है। आप लगातार क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे हैं और विधायक के रूप में आप तैयारी कर रहे हैं। क्या है आपका विजन? अगर आपको समाज का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला तो आप क्या करेंगे? आपका क्या लक्ष्य रहेगा? क्या विजन है? क्या मिशन है आपका? देखिए, सबसे पहली जो मेरी प्राथमिकता होगी, जो मैं चाहता हूं कि एक प्रतिनिधित्व के तौर पर, कि मेरी प्राथमिकता होगी कि इस इलाके के जितने स्कूल हैं जी। उस स्कूल की शिक्षा व्यवस्था बदली चाहिए, क्योंकि सामाजिक बदलाव तभी हो पाता है जब समाज शिक्षित हो। और आज के समय में जो मैं समझ पाता हूं कि सरकारी स्कूलों के अंदर जो पठन पाठन की जो व्यवस्था है वो बहुत चरमराई हुई है। इसके लिए राज्य सरकार ने बहुत पहल किए हैं, मगर जब तक स्थानीय प्रतिनिधित्व उसको लेकर के सजग नहीं होगा, शिक्षा व्यवस्था बदलाव नहीं होगा। और शिक्षा के बदलाव से ही जो है सामाजिक बदलाव आता है, ये मेरा मानना है। और इसके बारे में बहुत सारे महापुरुषों ने कहा हुआ है। तो शिक्षा व्यवस्था को बदलाव करने के लिए मुझे लगता है कि बड़े पैमाने पर यहाँ के स्कूलों की समीक्षा की जानी चाहिए। जो जितने स्टूडेंट हैं और जितनी समस्याएं शिक्षकों को है, जहां प्रिंसिपल को है, आधारभूत संरचनाओं को लेकर के, उसको जो है बेहतर करना चाहिए। जो यहाँ के किसान हैं, इन यहाँ के किसानों के साथ बड़ी समस्या है। उनको जो भी सरकारी सहयोग मिलना चाहिए वह सिर्फ कागजी तौर पर मिल रहा है, चाहे अधिप्राप्ति हो खाद्यान्नों की, चाहे वो खाद का वितरण हो, चाहे वो बीज का वितरण हो, चाहे अगर बेमौसम बरसात हो जाती है, आंधी तूफान आ जाता है तो उसकी जो मुआवजा की राशि हो। यहाँ बागवानी मिशन के तहत जिस तरीके का काम होना चाहिए उस तरीके का काम नहीं है। किसानों को जो प्रोत्साहन राशि मिलती है उसका वितरण सही से नहीं होता है। उसके अलावा जो प्रशासनिक स्तर पर जिस तरह की बदलाव की ज़रूरत है, कि जो जिस स्तर की घूसखोरी है, थानों के अंदर जिस तरह का भ्रष्टाचार है, सीओ के कार्यालयों में, सभी प्रखंडों में जिस तरह का व्यापक भ्रष्टाचार है, और आधारभूत संरचनाओं की कमी है। यहाँ के जो गरीब लोग हैं उनकी पढ़ाई लिखाई की बड़ी समस्या है, डिग्री कॉलेज की। यहाँ पर उस तरह क्या उम्मीद रहेगा जनता को कि आपके आने के बाद इस सारे जो सिस्टम जो है वो सारे सुधर जाएंगे? मुझे लगता है कि एक बड़ा बदलाव तो बिल्कुल नजर आएगा। मैं ये इस चीज पर मुझे यकीन रखता हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि जब तक आपके पास एक विजनरी नेता नहीं होगा, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो सामाजिक चेतना के साथ जो है विकास की बात न करे,
तब तक यहाँ विकास नहीं हो सकता है, और उस तरीके का नहीं हो सकता है जिस तरह के समाज को जरूरत है। तो मैं निश्चित मानता हूं कि एक बड़ा बदलाव होगा, और कम से कम मैं ये जानता हूं कि हमारी भावना जो है राजनीति से धन उपार्जन करने की नहीं है। मैं घूसखोरी करने वाला जनप्रतिनिधि नहीं बनना चाहता हूं जिसके बारे में लोग कहे कि ये 10% कमाने वाले जो जैसे वर्तमान में लोग हैं, उस तरीके से मैं अपनी पहचान नहीं स्थापित करना चाहता। मुझे लगता है कि हम सभी लोगों को सामाजिक बदलाव किस तरीके का हम कर पाते हैं अपने जीवन में, उसके लिए याद रखा जाना चाहिए, न कि जिस तरह के वर्तमान में लोग हैं कि वो घूस लेने के लिए जाने जाते हैं। मुझे नहीं लगता है कि हम लोग उस तरीके से सोचते हैं, और मैं ये यकीन मानता हूं कि आने वाले समय में एक बड़ा बदलाव इस इलाके में होगा, और जो इस क्षेत्र के, इस इलाके की जो गरिमा थी एक जमाने में, वह गरिमा एक बार फिर से बरकरार होगी, स्थापित हो पाएगी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे शाश्वत गौतम, जो कि लगातार मधुबन विधानसभा में लगातार दौरा कर रहे हैं, और इनके जो जीवन संघर्ष रहा है सभी बिंदुओं पर मैंने बात किया। इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या सोच रहे हैं, अपना प्रतिक्रिया कमेंट्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।